पहला अध्याय, विद्रोह की प्रस्तावना। जनवरी 2023 की बात थी, जब उसके किराए के टट्टुओं की फौज एक के बाद एक मर रहे थे। तब येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर आर्मी के उस्ताद, ने कॉल लगाया यूक्रेन खुफिया एजेंसी को। वैसे वो उन्हें कई बार कॉल कर चुके थे, कभी इस प्रस्ताव के साथ तो कभी उस प्रस्ताव से। बोलो येवगेनी, आज क्या ऑफर है? मिस्टर क्राइलो बुदानोव, आज मैं आपके सामने एक बेमिसाल प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। प्रिगोजिन हाथ धोकर उनके पीछे लगा था, इतना कि एक बार अफ्रीका में भी उनसे मिलने गया। मैं आपको बाखमुत में रूसी फौज की सारी जानकारी देने को तैयार हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन से आप उनके छक्के उड़ा देंगे। उसको बड़ा अफसोस था कि उसके आदमी इतनी संख्या में मारे जा रहे थे। बाखमुत तक का रास्ता उनके शवों से भरा पड़ा था। वागनर की फौज कोई एरी गेरी नहीं, भारी थी। कठोर अपराधी थे वो सभी के सभी, पर फिर भी बाखमुत जाने से घबरा रहे थे। सीधे जेलों से भर्ती हुई थी फौज, जिसके बदले में उन्हें वादा किया गया, मेरे लिए बस 6 महीने लड़िए, वापस आने पर तुम आजाद होंगे, और अगर मर गए तो तुम्हारे परिवार को $50,000 दिए जाएंगे। अब कोई जिंदा नहीं बचता। मुश्किल से कोई जिंदा वापस आया था, और जलन से साले रूसी जनरल ने कैदियों की भर्ती भी बंद कर दी, और जानबूझकर उन्हें ढंग से लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और संसाधन नहीं भेज रहे थे। इसकी कुछ वजह थी प्रिगोजिन की रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और स्टाफ के प्रमुख जनरल वैलेरी गेरासिमोव के खिलाफ नियमित आलोचना के बदले में किया गया, और कुछ इसलिए भी कि प्रिगोजिन आर्मी वाला नहीं था। वो तो बस रेंगते हुए पुतिन के कानों में घुस आया था। लेकिन खासकर इसलिए कि प्रिगोजिन रूसी जनरलों की खामियां दिखा रहा था कि वो बाखमुत की लड़ाई कई कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाए, जबकि प्रिगोजिन को सफलता मिल रही थी। रूसी सेना में प्रिगोजिन के दुश्मनों ने यूक्रेन में वैगनर के शिविरों पर बमबारी भी की, ताकि उसकी फौज कमजोर हो, जिसमें दावा किया गया कि वैगनर के 30 लड़ाके भी मारे गए। जब ये कोशिश भी उसके जीत के सफर को रोकने में नाकामयाब रही, तब शतरंज की अगली चाल में फौजी हुकूमत ने वैगनर की क्रूर और सफल सेना को तोड़ना चाहा। जहां वैगनर के सारे सैनिकों को 1 जुलाई 2023 तक रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ एक औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया, और प्रभावी ढंग से वैगनर के पैरों तले जमीन खिसका दी उसकी सेना पर काबू पाकर। खुर के प्रमुख बुद्ध बुडानोव ये सब जानने के बावजूद हर बार उनका प्रस्ताव ठुकराया, ये सोचते हुए ये सब एक चाल हो सकती है। इसलिए इस बार प्रिगोजिन ने अपनी पेशकश एक पायदान ऊपर कर दी। रूसी सेना का हौसला गिर रहा है, ये सही वक्त होगा क्रीमिया पर आक्रमण करने के लिए, और उनकी मैं कमजोरियां बताऊंगा। पर उसकी बात यूक्रेन ने अब भी नहीं सुनी। अब उसका बाखमुत पर कब्जा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि केवल जीत ही उसे अधिकार देती जिससे पुतिन अपने 2 शीर्ष जनरलों को बदलने की मांग स्वीकार कर सकता था। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वैगनर की विद्रोह की कहानी देखी जानी चाहिए। जो भी हो, हार या जीत, ये प्रिगोजिन की आखिरी लड़ाई होती। दूसरा अध्याय, क्रांति। बाखमुत पर कब्जा करने के तुरंत बाद प्रिगोजिन ने विभिन्न इलाकों से अपने वरिष्ठ फील्ड कमांडरों को रेडियो किया, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है आज रात। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल वैलेरी गेरासिमोव दोनों यूक्रेन से लगे दक्षिणी क्षेत्र में दौरा करने आने वाले थे। प्लान ये था कि उनके आते ही उनको पकड़ा जाए। कॉमरेड्स, अब आप मेरे मेहमान हो। पुतिन फिर उन्हें हटाने के लिए मजबूर हो जाते, और प्रिगोजिन ये चाहते थे कि वे एक ऐसा कमांडर नियुक्त करें जिससे प्रिगोजिन की बनती हो या वो खुद प्रिगोजिन हो। वैगनर समूह पहले से ही जनता के बीच लोकप्रिय था, और प्रिगोजिन खुद एक मिनी सेलिब्रिटी बन गया था। रूसी सेना में एक बड़ा वर्ग प्रिगोजिन से हमदर्दी रखता था, और उसे बाखमुत और सोलेडार की लड़ाई जीतने की बड़ी इज्जत करता था। और प्रिगोजिन ये भी जानते थे कि सेना के कई सरदार भी अपने जनरलों के नेतृत्व की नाकामयाबी पर सवाल उठा रहे थे, और वो वैगनर की फौज जो भाई रूसी थे उन पर गोली चलाने से हिचकिचाते। प्लान में दम था, और उसकी तैयारियों में वैगनर बड़ी मात्रा में गोला बारूद, ईंधन, टैंक, वाहने और हाईटेक मोबाइल हवाई सुरक्षा इकट्ठा करने में लग गया। लेकिन फेडरल सुरक्षा सेवा FSB को प्लान के बारे में 2 दिन पहले ही भनक लग गई। प्रिगोजिन ये प्लान अपने कुछ भरोसेमंद वरिष्ठ मिलिट्री अफसरों के साथ शेयर कर चुका था, ताकि वो दखल अंदाजी न करें, जैसे 56 वर्षीय जनरल सेर्गेई सुरोविकिन, क्रूर जनरल आर्मागेडन से उनके पुराने दोस्त और रूसी एरोस्पेस बल के कमांडर। लेकिन इसे FSB को किसने लीक किया, या उसे प्रिगोजिन की योजनाओं के बारे में कैसे पता चला, ये जाना नहीं जा सकता। हो सकता है कि अमेरिकियों ने ही रूसियों को बताया हो, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इस प्लान के बारे में 1 हफ्ते पहले से पता था। FSB से भी पहले वे अपने समकक्षों को सूचित कर सकते थे, क्योंकि CIA प्रिगोजिन जैसी ढीली तोप की तुलना में जाने पहचाने पुतिन को सत्ता में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब प्लान लीक हो जाने के कारण जनरलों ने अपनी यूक्रेन यात्रा को कैंसिल कर दी, और प्रिगोजिन की सबसे बड़ी सौदेबाजी का अवसर छीन लिया।
प्रिगोजिन को चेतावनी वीडियो रिलीज किया जो कि रोस्टोव-ऑन-डॉन दक्षिणी मिलिट्री जिला मुख्यालय में नए किलेबंदी की तैयारी थी, जिस पर प्रिगोजिन पहले कब्जा करना चाहते थे। इसके बावजूद भी प्रिगोजिन ने 23 जून की आधी रात से अगली सुबह 7 बजे तक आसानी से ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को अपने काबू में ले लिया, मामूली प्रतिरोध को दबाकर और बिना कोई ज्यादा गोली चलाते हुए। इतनी आसान थी ये जीत कि वैगनर की सेना का फूलों से स्वागत किया गया और लोग उनके साथ सेल्फी निकाले। सुबह सुबह प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जनरल के घावों पर नमक छिड़का, एक वीडियो पोस्ट में जिसमें उसने ऐलान किया कि अब वे इस शहर के मालिक थे। फिर एक बंकर में जो रोस्तोव में वो अपना कमांडर सेंटर बनाए थे, प्रिगोजिन ने एक नई योजना बनाई और अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित किया, जिसमें एक स्तंभ जहां कुछ हजार सैनिकों को उसने मॉस्को जाने का आदेश दिया और दूसरा स्तंभ यूक्रेन पर कब्जे किए गए क्षेत्रों द्वारा रूस के वोरोनिश क्षेत्र भेजा। वोरोनिश 45 वो जगह थी जहां परमाणु हथियारों का भंडार रखा था और जो उसके सिर्फ 100 किलोमीटर पूर्व की दूरी पर स्थित था। नया प्लान था सोवियत युग के छोटे परमाणु यंत्र को हासिल करके दांव बढ़ाना और उसकी सौदेबाजी करना, क्योंकि उनके जनरलों को पकड़ने की रणनीति फेल हो चुकी थी। अब प्रिगोजिन के पुराने मित्र जनरल आर्मगेडन समझ गए थे कि विद्रोह भी फेल हो जाएगा और उन्होंने खुद को पुतिन का समर्थक दिखाने के लिए अपनी वायुसेना को वैगनर पर वार करने के लिए भेजा और उसकी गति धीमी करने के लिए रास्तों में आने वाले पुलों, सड़कों और वोरोनिश शहर में जेट फ्यूल डिपो पर बमबारी की और फिर वैगनर के ठिकानों पर हवाई से डायरेक्ट अटैक किया। पर वैगनर ने कथित तौर पर उसके 6 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया और एक विमान को भी, जिसमें 13 रूसी वायु सैनिक मारे गए। 24 जून की सुबह 10 बजे के आसपास वैगनर लड़ाकू विभाग वोरोनिश 45 के परमाणु बेस पर पहुंचा, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद वे भारी किलेबंद दरवाजों को नहीं खोल सके। दरवाजों को बम से उड़ाने का प्रयास प्रतिकूल होता, क्योंकि ये परमाणु हथियारों को अस्थिर कर देता और पहले वही मर जाते। लगभग ठीक उसी वक्त मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टीवी पर आए। देश और उसके लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा जा रहा है, ये भावना कई रूसियों के दिल में भी थी। वैगनर का स्तंभ सड़कों पर नहीं, लोगों के दिलों पर चल रहा है, उन्हें आधे में काट कर। पुतिन ने प्रिगोजिन की तख्ता पलट के प्रयास की तुलना 1917 की रूसी सैनिकों के विद्रोह से की। इतिहास को भूलते हुए 1917 की क्रांति कमजोर और अलोकप्रिय जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध थी, जिसे बाद में उसके परिवार के साथ मार डाला गया था। एक ऐसा भाग्य जो वो प्रिगोजिन का चाहता था और जो अंततः उसने किया। और बिना सोचे कि अभी भी उनमें इतनी शक्ति बची है या नहीं, पुतिन ने प्रतिशोध की कसम खाई। विद्रोहियों को सबक सिखाया जाएगा और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। इस बीच मॉस्को की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शहर का कांतिमीर टैंक डिवीजन और तमन मोटराइड राइफल डिवीजन को पूरी तरह से युद्ध अलर्ट पर रखा गया। चेचन सरदार रमजान कादिरोव के वफादार हमलावर, जिनका प्रिगोजिन के साथ अपना अलग झगड़ा था, उन्हें मॉस्को के बाहरी इलाकों में तैनात किया गया और बाधाएं खड़ी कर दी गई। शहर की सीमा पर मशीन गनें तैनात हुई और MH4 राजमार्ग के कई स्थानों पर खुदाई की गई ताकि दुश्मन आगे ना बढ़ पाए। मॉस्को की सड़कों पर मिलिट्री वाहन चौकीदारी करने लगे। नागरिकों को पानी और जरूरी सामग्री स्टॉक करने की चेतावनी दी गई और घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे और हवाई टिकटों की कीमतें भी, जिसके जरिए नागरिक तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया और कजाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भाग सकें। दूर समंदर पार अमेरिकी बेहद घबरा रहे थे और उनके खुफिया अधिकारी व्हाइट हाउस, पेंटागन और कैपिटल हिल्स में सबको स्थिति पर ब्रीफिंग दे रहे थे। डर ये था कि खुदा न खास्ता दुष्ट खिलाड़ियों के हाथों परमाणु हथियार न लग जाएं। इसलिए उन्होंने क्रेमलिन पर विद्रोही नेता के साथ समझौता करने का दबाव डाला, लेकिन पुतिन खुद को कमजोर नहीं दिखा सकते थे और न ही विद्रोह के दौरान प्रिगोजिन से बात करते हुए जिससे उन्हें वैधता मिल सके। इसलिए पुतिन ने प्रिगोजिन के कई कॉल को नजरअंदाज किया, भले ही वो असलियत में उनसे बात करने के लिए तड़प रहे थे। फिर अपने अहंकार को निगलते हुए पुतिन ने अपने पड़ोसी राज्य के सरदार बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को फोन किया, एक देश जो आज तक रूस की छाया में रहा करता था, और उनसे मदद मांगी। लुकाशेंको ठहरा 6 फुट का, पुतिन से आधा फुट बड़ा, जिसके हिसाब से बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। अपना समय लीजिए उनकी मांगों के संबंध में। सुनो साशा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो बातचीत कुछ इस प्रकार हुई होगी। साशा, फोन करो और प्रिगोजिन के साथ सौदा करो। उसे बताओ कि अगर वो अभी रुक जाता है तो मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा और बाद में उनकी सारी जायज मांगों पर गौर करूंगा। पुतिन के बुरे पुलिस वाले किरदार के मुकाबले अच्छे पुलिस वाले की भूमिका निभाते हुए 1 घंटे बाद लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से पहली बार बात की और आधे पागल किराए फौज के मालिक को कुछ आधे घंटे तक अश्लील बातें उगलने दी।
मुझे शोइगु और गेरासिमोव दे दो, फिर मैं पुतिन से मिलूंगा। ज़ेन्या, आज की तारीख में आपको कोई भी शोइगु या गेरासिमोव नहीं देगा, समझा करो यार। आप पुतिन को मेरे जैसे अच्छे से जानते हो। इस स्थिति में ना वो आपसे मिलेंगे ना ही बात करेंगे। प्रिगोजिन ने मॉस्को में जिस सैन्य विद्रोह की आशा की थी वो हुई नहीं, और अब जीत की संभावना भी डूबती जा रही थी। संदेश स्पष्ट था, अगर वो मॉस्को की ओर बढ़ते रहे तो उसका मुकाबला किया जाएगा। शाम 4 बजे तक उसे निश्चित हुआ कि पुतिन से माफी मांगना ही उचित होगा, इसलिए उसने मॉस्को से 120 मील दूर वैगनर का जुलूस रोक दिया। शनिवार रात 8 बजे विद्रोह के 24 घंटे के अंदर प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को वापस लौटने के लिए कहा। ये बहाना देते हुए हमें खून खराबा नहीं करना, और लुकाशेंको के समझौते को स्वीकार करके वे बेलारूस वापस चले गए। उपसंहार 23 अगस्त की शाम 2 एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी। उनमें से एक में 7 बड़े वैगनर सदस्य थे, जिसमें प्रिगोजिन और उनके दाहिने हाथ दिमित्री उत्किन भी यात्री थे। रूसी राजधानी से 60 मील उत्तर वैगनर चीफ को ले जाया जा रहा विमान क्रैश हो गया, जिसमें उसमें सवार सभी 10 लोग मारे गए। दूसरा जेट सुरक्षित रूप से उतारा गया। वैगनर से जुड़े टेलीग्राम चैनल को ग्रे जोन ने बताया कि जेट को रूसी सेना ने मार गिराया था, हालांकि उसने अपने दावे का कोई सबूत नहीं दिया। इस घटना से पहले 13 वरिष्ठ रूसी अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, और विद्रोह के बाद के दिनों में लगभग 15 और को निलंबित किया या निकाले गए। उनमें से एक जनरल आर्मागेडन भी थे, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त पर युद्धक विमान भेजे, और इगोर गिरकिन, जिन्होंने 2014 में रूस को अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद की थी, और जिसे मलेशियाई एयरलाइन की फ्लाइट 17 को शूट करने का दोषी पाया गया था, जिसमें 298 लोग मारे गए। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव, जिनको बर्खास्त करना प्रिगोजिन की प्रमुख मांग थी, अपने पद पर बने रहे।